नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। न्यूज़ पॉइंट दरअसल दिल्ली से नहीं बल्कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से कर रहा हूं और हमारे ठीक पीछे अगर आप देखें तो कर्नाटक विधानसभा है। कर्नाटक में विधान सौदा कहते हैं इसे, लेकिन शायद आप तक ये विधान सौदा या विधान भवन, विधानसभा का जो भवन है वो आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि रात है, रोशनी उतनी नहीं है वहाँ पे। लेकिन फिर भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते होंगे विधानसभा के सामने हम क्यों खड़े हैं। खड़े इसलिए हैं क्योंकि चुनाव है कर्नाटक का और चुनाव कवर करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज बहुत ही गहमा गहमी वाला दिन रहा। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो आज जारी किया है, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं वो जारी किया, और घोषणा पत्र में कुछ बातें ऐसी आई जिस पर बवाल मच गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बवाल और मचा जब एनसीपी के चीफ शरद पवार ने ये घोषणा कर दी। इस घोषणा पत्र से इतर एनसीपी अपनी घोषणा क्या कि अब शरद पवार साहब खुद को विड्रॉ कर रहे हैं एनसीपी के चीफ के रूप में। एनसीपी चीफ अब वो नहीं रहेंगे। तो ये अपने बहुत बड़ी बात थी। कहाँ तो शरद पवार साहब कुछ दिनों पहले रोटी पलटने की बात कर रहे थे, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत साहब जो सांसद हैं शिवसेना के, वो कह रहे हैं कि आप रोटी पलटने की बात कर रहे थे, यहाँ तो आपने पूरे के पूरे तवा को पलट दिया, यानी जिस पे आप रोटी बनाते हैं। खैर, बातें ऐसी होती रहेंगी और वहाँ पर यह भी समझ में नहीं अभी आ रहा है कि कौन अब एनसीपी का चीफ बनेगा। इस पर चर्चा होगी और शायद अब दो ही चेहरा सामने आता है, एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और दूसरा शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। अब देखते हैं किस। दूसरी तरफ कोर्ट से कुछ खबरें हैं, कर्नाटक में हम हैं और दूसरी चीज़ें कुछ हैं जो हम बता देना आपको चाहते हैं। कोर्ट से खबर ये है कि सबसे बड़ा आज फैसला आने वाला था, खासकर राहुल गांधी का जो मोदी सरनेम के नाम पे, लेकिन वो फैसला जो है वो नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आज जज साहब ने कहा कि अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, छुट्टी से आने के बाद इस पर सुनवाई पूरी तो हो चुकी है लेकिन इस पर फैसला सुनाऊंगा। तो यानी अब ये फैसला जून महीने में आएगा। जून तक राहुल गांधी को कोई राहत नहीं। बिल्किस बानो का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर भी अब फैसला 9 तारीख को आना है। तो कोर्ट का मामला, उसमें राहुल गांधी का मामला, बिल्किस बानो का मामला, शरद पवार का मामला, इन सब से इतर मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कुछ हुआ उस पर भी चर्चा हम करेंगे। और मैनिफेस्टो को लेकर के, क्योंकि 2 दिन पहले, अभी 2 दिन नहीं बल्कि 1 दिन पहले कल बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया था और उस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो अपने वादे, अपनी बातें रखी, उस पर राहुल गांधी के विचार आए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए बीजेपी की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आप सबसे परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी के मैनिफेस्टो पे। आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज करा है। आप जनता को बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में अपने मैनिफेस्टो से कितने काम करवाए हैं। आप जनता को बताइए कि आपके पिछले मैनिफेस्टो से आपने 70% काम तो किए ही नहीं। आप कर्नाटक की जनता को बताइए कि जब यहां बाढ़ आई थी आपने कोई मदद नहीं की। आप ये बताइए जब कर्नाटक को अपने टैक्स का पैसा नहीं मिला, कम पैसा मिला, तो आपने क्या मदद की। और जब महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे हिंसा हुई तो आपने क्या किया। इन चीजों के बारे में आप बताइए कर्नाटक की जनता को। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं। कर्नाटका के लोगों के लिए आप क्या दे रहे हैं साहब, ये पहले बताइए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ जगहों पे दोनों भाई बहन अलग अलग जगहों पे, प्रियंका गांधी भी चुनौती देती हुई नजर आई। कह रही हैं कि बीजेपी इस देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़े, लेकिन मुद्दों पर चुनाव लड़े, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़े और जीत कर दिखाए तो मैं मान जाऊं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूं। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें,
ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई है, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे। बदलाव की बात, हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़िए, लेकिन मुद्दों पर चुनाव लड़िए, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। सीधे सीधे बीजेपी के मुखिया आज की तारीख में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। हालांकि मुखिया के रूप में जेपी नड्डा हैं, यानी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन मुखिया के इर्द गिर्द ही पूरी बीजेपी नाचती है। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब के इर्द गिर्द ही पूरी बीजेपी नाचती है, इसलिए नरेंद्र मोदी। और अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता कुछ भी बीजेपी को लेकर बोलता है तो आप ये मान के चलिए कि सीधा वो चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। राहुल गांधी दूसरी जगह जनसभा को एक तो संबोधित कर रहे थे, वो आपने सुन लिया। रोड शो करते हुए भी अपनी बात रखते हुए नजर आए और लगातार अब बहुत परिपक्व नजर आ रहे हैं। और कर्नाटक तो राहुल गांधी के लिए अपना दूसरा घर की तरह हो गया है, इसलिए भी क्योंकि इसी कर्नाटक में राहुल गांधी 24 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा में थे। जब आज हम यहाँ घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो यहाँ राहुल गांधी को लोग बहुत अब चाहने लगे हैं, बहुत कुछ उनके बारे में लोग बताने लगे हैं, कहने लगे हैं। तो इससे कांग्रेस किस ढंग से मजबूत हुई है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, उनकी दूसरी बाइट एक सुनाते हैं आपको, सुनिए जरा। मैं एक सुझाव देता हूं प्रधानमंत्री जी को अपने बारे में बोलना अच्छा लगता है तो आप ऐसे करिए, अपने भाषणों में 70% आप अपने बारे में बोलिए, बिल्कुल के बोलिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने ये किया, मुझे ये कहा, मुझे ऐसे बोला, मुझे ये बोला, ये कहिए। 70% ये खुल के बोलिए। 30% आप कर्नाटका के बारे में बोल दीजिए, महंगाई के बारे में बोलिए, 1100 रुपए का सिलेंडर उसके बारे में बोलिए, 100 रुपए का पेट्रोल उसके बारे में बोलिए, और फिर जो आप कर्नाटक के लिए करना चाहते हैं वो भी बोलिए। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी वही बात रख रहे हैं कि 70% और 30% की बात आप ये बोले वो बोले, लेकिन कर्नाटक की जनता के बारे में 30% तो बोल दीजिए साहब, कह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी गरज रहे हैं, प्रियंका अलग बरस रही हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीधे सीधे बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आप जब भी चाहते हैं तो बाबा साहब को अपने पीछे की फ़ोटो जो उनकी लगा के रखते थे अब तक, उनको हटा देते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो फ़ोटो के सामने आप सिर झुका करके आगे बढ़ते हैं और फिर वोट मांगने निकल जाते हैं। बाबा साहब के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, ये बात कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी अभी थोड़ी देर बाद आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त जब हम जहां हम ठहरे हुए हैं, जो जहां खड़े हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बगल में मेट्रो स्टेशन है, बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन, और बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेशन विधानसभा। अगर थोड़ा दिखा पाएँ तो देखिए, अम्बेडकर साहब यानी बाबा साहब याद आ रहे हैं, और खासकर कांग्रेस पार्टी को, और उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्या कुछ कह रहे थे सुनिए जरा। उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कुछ कह रहे थे सुनिए जरा। आवाज आवाज नहीं आ रही भाई। बीजेपी के ऑफिस में नहीं रखते। अच्छा कोई बात नहीं, चलो जब वोट के लिए जाना बोल देना जब खत्म हो, तब ऐसा एक फोटो मोदी अरे तुम तो ज्यादा फ्रेम मत हिलाओ भाई। उनको नमस्ते करते हैं, लेकिन हम तो हमारे भाग्य अब मत हिलाना, बस हो गया। हमको जन्म दिया हमारा पिता है समझकर हम उनको बोल रहे हैं।
सब ठीक चल रहा है। और ऐसे लोग मुझे सिखाते हैं, मुझे कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम मानते हैं, इन्होंने नहीं माना। ज्यादा चला गया था क्या? सबसे पहले तो इस जगह में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो स्टैचू कहीं लगी। शुभम को फोन करो, शुभम। उमराबाद, गुलबर्गा, लगी शाह के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लगी। तो ऐसे लोग हटाओ मत बोलो कि बाबा साहब अम्बेडकर का तत्व तो आपको। तो सुन रहे थे इस वक्त आप मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबको आपने सुन लिया। लेकिन जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहा था मैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर गरजते हुए बरसते हुए आज बीजेपी के तमाम नेता सुनाई दिए। मामला सिर्फ ये था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम अलग अलग बातों के साथ एक बात और यहां पर रखी कि बजरंग दल, पीएफआई जैसी संस्थाएं जो हैं, इनकी जो गलतियां हैं, इनकी जो कारस्तानियां हैं, उस पर कांग्रेस नजर रखेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इन पर बैन लगाया जाएगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी जय बजरंगबली तक पहुंच गए, जय श्री राम से जय बजरंगबली तक पहुंच गए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं। मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर इस संकल्प की सिद्धि की कामना करता। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे लपकना चाहिए वैसे लपक लिया। बीजेपी के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, जहां हिंदू मुसलमान, जहां संप्रदाय, धर्म, संप्रदाय, इन सब की बात हो और उसमें भाई प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। आ गए प्रधानमंत्री जी। लेकिन इनको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के मीडिया विंग के हेड हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। क्या कुछ बोला पवन खेड़ा ने, सुनिए जरा। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंगबली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में?
कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं दो शब्द कहूंगा, दो लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें यह अर्थ। तो सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री जी के लिए दो लाइनें कहूंगा मैं, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ये हनुमान चालीसा का जो दो लाइन है वहां से वो निकाल करके यहाँ कह रहे थे। लेकिन सीधी बात, सीधा पलटवार प्रधानमंत्री पर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस मीडिया विंग की तरफ से। अब दोस्तों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ आपके सामने हम रख चुके हैं। कर्नाटक की धरती पर बेंगलुरु से लाइव लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ यहां कर्नाटक में मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 4 गेस्ट और जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूँ। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे आप लोगों के बीच और सबसे पहले आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास। क्या कुछ कहेंगे? बहुत कुछ हम रख चुके हैं, 5 नहीं 6 बाइट आप लोगों के सामने, अलग अलग वक्तव्य, शरद पवार से लेकर और हनुमान चालीसा तक, सब कुछ। क्या कुछ आप देख रहे हैं स्वामी जी? हम आपसे बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन आप जहां बैठे हैं वहां से आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए राजेश जी, बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस प्रवक्ता ने दोनों ने सनातन धर्म की बात की, और ये मेरा प्रिय विषय है क्योंकि मैं सनातनी हूं, इसलिए ही इसमें बात करता हूं। देखिए वास्तव में कल्पना कीजिए, अगर भगवान बजरंग बली इस समय होते तो क्या करते। भगवान बजरंग बली ने मैया सीता की रक्षा करने के लिए और भगवान श्री राम का साथ देने के लिए क्या क्या किया हम सबको पता है। इसीलिए मैं मंगलवार का व्रत रखता हूं, इसीलिए मैं हनुमान भक्त हूं। आप सोचिए, जब राक्षस के मुंह में राम का नाम आ जाए तो किस प्रकार की कल्पना आप करिए, किस प्रकार की स्थिति आ जाती है। रावण ने भी, राजीव जी, रावण ने भी मैया सीता का पूरा आदर किया था, हाथ नहीं लगाया था। वाटिका, अशोक वाटिका में उनको रखा था, पूरी श्रद्धा से, पूरे सम्मान से रखा था। उनके पानी नहीं बंद किया था, उनका खाना नहीं बंद किया था, उनको ऐसा नहीं था कि विश्राम नहीं करने दिया था। ये कलयुग में ये जो धृतराष्ट्र और कंस और ये दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग बैठे हुए हैं, आप भी गए थे जंतर मंतर में, मैं भी गया था जंतर मंतर में। ये बेटियां जो बैठी हैं, ये मैया सीता का प्रतिरूप हैं, ये नारी शक्ति हैं, ये मेरी बेटी हैं। मैया सीता इनको श्राप दे रही होंगी आज की तारीख में। रावण ने भी ऐसा कुकृत्य नहीं किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने सबका नाश कर दिया था जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। ये बजरंग बली का नाम लेते हैं, ये हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी अगर आज होते तो गदा से इनका सिर फोड़ देते राजीव जी, मैं सच बता रहा हूं। देखिए जिस प्रकार के ये लोग दुर्योधन और दुशासन हैं, जो कि नारियों का अपमान करते हैं, और नारियों का अपमान करने के बाद उन नारियों को और उनके साथ बैठने वालों की, आप तो वहां गए, आपने जाके वहां स्थिति देखी है। टॉयलेट नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, गद्दे अंदर ले जाने को नहीं दे रहे हैं। किस प्रकार से एक सकरा सा रास्ता बनाया है जिसके अंदर से लोग जा रहे हैं। रावण ने नहीं किया था ऐसा।
और देखिए वास्तविकता में ये जो बिल्कुल अब मुझे लगता है कि बिल्कुल कलयुग का अंतिम समय आ गया है, पाप का घड़ा भर गया है और इस पाप के घड़े के में आएगा और अच्छे दिन आएंगे। आज मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता ने, चौहान साहब ने, हजारों समर्थकों के साथ, कल हम लोग बात कर रहे थे नंद कुमार साय की, आज मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता ने, जो उनकी अपनी पार्टी थी, हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। जो लोग धर्म के साथ हैं, जो लोग भगवान श्री राम के साथ हैं, जो भगवान कृष्ण के साथ हैं, जो बजरंगबली के साथ हैं, वो इन दुष्टों का, जो कि नारियों का सम्मान नहीं कर सकते। देखिए मुझे राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं एक शिक्षक, लेकिन मैं नारियों का अपमान, बेटियों का अपमान, उनकी चरित्र हनन जिस प्रकार से फेसबुक और व्हाट्सएप पे हो रहा है, मेरा खून खौलता है। और आप बेंगलोर में बैठे हैं, बेंगलोर में आप विचरण कर रहे हैं, वहां की जनता को बिठाइए, बताइए किस प्रकार से पूरे विश्व में हमारी खिल्ली उड़ रही है, पूरा विश्व देख रहा है जिस प्रकार से संघर्ष करके इन मैया सीता की संतानों ने और मां दुर्गा की संतानों ने देश का मुकुट ऊपर उठाया है, इनका किस प्रकार से अपमान और किस प्रकार से इनका तिरस्कार हो रहा है, पूरा विश्व हम पे थू थू कर रहा है। राजीव जी, ये भगवान श्री राम की बात करेंगे, ये बजरंगबली की बात करेंगे, ये सनातन धर्म की बात करेंगे। ये लोग सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं और मेरे सनातन धर्म का, मेरे धर्म का अपमान हो रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करूंगा और अंतिम श्वास तक करूंगा। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं सीधे यहीं बेंगलुरु से, उमापति जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत हम करते हैं। और सीधा सबसे पहले आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। सुबह से आप और हम घूम रहे हैं कर्नाटक में और ख़ासकर बेंगलुरु की गलियों में, क्या कुछ आप देख रहे हैं? जो कुछ अभी दिन भर गहमा गहमी का माहौल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस का पूरा कुनवा है, बीजेपी का है, और इन सब से इतर कोर्ट कचहरी की बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन इस चुनाव में और ख़ासकर हनुमान चालीसा तक बात आ जाना, किस रूप में इसको देखते हैं आप? राजीव जी, आज हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं और हमारे जो दर्शक हैं अधिकांश वो उत्तर भारत के हैं और उत्तर भारत के चुनाव की एक इंच झलक भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हम उमापति जी से भी मिले थे उनके दफ्तर जाकर, और उमापति जी का ऑर्गेनाइजेशन इडिना जिसने अभी सर्वे किया बहुत बड़ा, आप देखिए कि पूरे बेंगलुरु में एक भी पोस्टर, एक भी बैनर, एक भी होर्डिंग, एक भी कोई रिक्शा या ऑटो जिसमें कि माइक में कुछ चुनाव की अपील की जा रही हो, वोट मांगने की, कुछ नहीं। और हम लोग जब विधानसभा आए यहाँ पे तो बहुत सारे पर्यटक थे कर्नाटक के अलग अलग राज्यों के, देश के दूसरे राज्यों से भी, वो अवेयर हैं, उनको मालूम है चुनाव हो रहा है, उनको मालूम है वो मुद्दे, उनकी एक राय है सरकार के प्रति, उनकी एक राय विपक्ष के प्रति भी है, लेकिन चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो एक ये भी नज़ारा है। और दूसरी बात देखिए राजीव जी, जिस तरीके से आज दिन भर में 5-7 बड़ी बड़ी हेडलाइन आ गई, शरद पवार जी लगभग राजनीति छोड़ रहे हैं, लगभग कह दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे अब वो। तो शरद पवार जी का इस्तीफा एनसीपी से, उसके बाद राहुल गांधी का अब फैसला वेकेशन के बाद आएगा, उसके बाद आप देखिए कि बाटला हाउस आ गया यहाँ पे, दिल्ली का बाटला हाउस कर्नाटक में आ गया, और हनुमान जी आ गए, उसके बाद PFI आ गया, बजरंग दल आ गया। इतनी हेडलाइन, सोसाइटी या समाज इस तरीके से हेडलाइन टू हेडलाइन नहीं चलता है। समाज अपनी गति से चलता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और फैसले करता है। तो ये दूसरी एक बात राजीव जी ये है कि वो हेडलाइन उत्तर भारत में जहाँ हमारे दर्शक देख रहे हैं सब, और वहाँ के सोशल मीडिया और वहाँ के नोएडा के चैनलों में बहुत शोर शराबा दिखाई देगा। यहाँ शांति है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नॉर्थ इंडिया के
उत्तर भारत के मुद्दे कर्नाटक में लाने का ना औचित्य समझ में आ रहा है और ना इसका कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलेगा। कौन जानता है यहाँ बाटला हाउस में? पहली बात कि बंगलुरु में तो थोड़ा बहुत लोग हिंदी जानते हैं, बंगलुरु के बाहर आप चलेंगे तो हिंदी भी लोग नहीं जानते। तो उत्तर भारत की राजनीति को यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जो उन्होंने बजरंग दल के बारे में कहा, बजरंग दल पे बैन लगाएंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे, PFI पे ऑलरेडी बैन है। बजरंग दल यहाँ है कहाँ? आप सुबह से यहाँ हमारे साथ हैं, बजरंग दल कहाँ? तो उत्तर भारत की राजनीति का, दक्षिण की राजनीति में और उस नैरेटिव का यहाँ कोई स्पेस नहीं है। यहाँ के अपने मुद्दे हैं और उन अपने मुद्दों पर जो है जनता वोट देगी। जी बिल्कुल, मुद्दे अपने हैं। और दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों में फ़र्क इतना है कि उत्तर भारत में जब भी चुनाव होते हैं, जैसा बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी, कम से कम सड़कें पटी रहती हैं, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, इन सब से। लेकिन यहाँ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग खोजते रह गए, कहीं कुछ नहीं है, कोई बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नहीं है। लोगों से बात कीजिए तो दबी जुबान में अपनी बात रखते हैं, खुलकर पहली दफ़ा अपनी बात नहीं रखते। सीधा आना चाहता हूँ उमापति जी के पास में। उमापति जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि चुनाव अब लगभग करीब है, बहुत पास है और 10 तारीख को एक ही फेज में मतदान है। उससे पहले उत्तर भारत के चुनाव को, दिल्ली के चुनाव को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। क्या फ़र्क है कर्नाटक के चुनाव में और नॉर्थ इंडिया के चुनाव में? एक तो बैनर पोस्टर की बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लोग भी इतने वोकल नहीं हैं, क्या कारण है? राजीव जी और सारे दर्शक, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को और पैनलिस्ट को, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। ये तो आपने बता दिया, दबे जुबान से बात कर रहे हैं और ये जो दिखना चाहिए था, पोस्टर, होर्डिंग, ये सब नहीं दिख रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन दोपहर में हम योगेंद्र जी के साथ बात कर रहे थे। योगेंद्र जी सही से बताए, जो उत्तर भारत में नहीं दिखता है, यहाँ वो गौर करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अगले 4-5 दिन में। इतना पैसे खर्च होते चुनाव में। उत्तर भारत के कोई राज्य में इतने पैसे कैंडिडेट को खर्च करना नहीं पड़ता है। इतने बहुत सारे, आप कल्पना भी कर सकते हैं, इतने सारे पैसे कैंडिडेट्स को खर्च करना पड़ता है। तो पूरा मतदाता जो है, वोटर जो है, उसको पूरा भ्रष्ट करा दिया है। एंड कर्नाटका इज नॉट जस्ट एन एक्सेप्शन, ऑल सदर्न स्टेट्स एक्सेप्ट केरला। केरला को छोड़ के सारे सदर्न स्टेट्स में जो मतदान करते मतदाताओं को इतना भ्रष्टाचार का आदत करवा दिया है। एंड इतना अगर कोई, जैसे सोचिए, जिसके पास पैसे नहीं है वो चुनाव में क्या कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुखदायक बात है, गणतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए बहुत हानिकारक बात है। ये बहुत बुरी ट्रेंड है, ये जाना चाहिए। और दबी जुबान का बात आता है, शायद आप बेंगलुरु छोड़ के बाहर जाएंगे, देहात में जाएंगे तो लोग खुल के बात करेंगे। इतना मैं बोल सकता हूँ आपका प्रश्न का उत्तर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमापति जी। थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिए, एक आध सवाल और लूँगा आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात आप जो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के चुनाव में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि दक्षिण भारत का चुनाव बहुत महंगा होता है। चुनाव लड़ना बहुत महंगा, और यानी कि खर्चा बहुत करना पड़ता है, और ये यहाँ पे है। लेकिन दबी जुबान, जब आप गांव जाएंगे, गांव की तरफ, शहर से बाहर निकल के, तो वहाँ आप कुछ और देखेंगे।
खैर एक बार मीनू जी आपके पास आना चाहता हूँ, किस रूप में आप देखती हैं मीनू जी? हम तो यहाँ ग्राउंड जीरो से अपनी बात रख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे प्रशांत टंडन जी भी हैं, उमापति जी भी हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, लेकिन दिन भर के घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है मीनू जी? जी राजीव जी, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो मैं प्रशांत टंडन जी की बात से ही आगे बढ़ाऊंगी कि उन्होंने कहा कि एक साथ इतने मुद्दे आज की डेट में इकट्ठे हो गए कि जनता कौन सा मुद्दा उठाए, किस पे सोचे, किस पे विचार करे। ये आज का तो है ही, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव चल रहा है और राजनीति में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। लेकिन 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन कोई नया मुद्दा एक उबाल आया रहता है देश की राजनीति में, एक वातावरण में, राजनीतिक वातावरण में, और उसका प्रभाव पूरे समाज के ऊपर पड़ता है। हर वक्त एक लोग उद्वेलन की स्थिति में रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए कि जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं रखते थे कभी, अब उनकी भी मजबूरी हो गई है कि वो भी अब पॉलिटिकल ओपिनियन रखने लगे हैं, और अब वो भी उनकी पोस्ट भी अब पॉलिटिकल पोस्ट हो गई है। 2014 से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मजबूरी है उनकी, क्योंकि राजनीति ने लोगों की जिंदगी में इतना छा गई है कि हर वक्त अच्छा तो क्या बुरा प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है लोगों के जीवन पे। रही बात आपके कर्नाटक की, बल्कि सवाल तो हम पूछेंगे आपसे आज कि आप क्या देख रहे हैं कर्नाटक में, आपने बेंगलुरु में क्या माहौल है, हम पूछेंगे आपसे भाई क्या माहौल चल रहा है वहां पे। और शायद आपने अंदाजा भी कुछ लगाया होगा। देखिए कर्नाटक, ये बेंगलुरु है, ये तो अर्बन एरिया है, अर्बन सेटिंग में है यहाँ पे, तो यहाँ तो मुझे लगता है भाजपा का ही ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। तो शायद अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो शायद आप और कुछ नई तस्वीर जनता के साथ हमें आप दे पाएंगे शायद। रही बजरंगबली और ये इनकी बात, पीएफआई की बात रही, तो देखिए बीजेपी इसको तुष्टीकरण बोल रही है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण। देखिए मुसलमानों का तुष्टीकरण जब होता है कि जब कांग्रेस ये कहती है कि भाई पीएफआई पे से तो बैन हम हटा लेंगे और बजरंग दल पे लगाएंगे। अब ये कैसा तुष्टीकरण है? और वो जो फिर प्रशांत जी की बात आती है कि भाई जिसका अस्तित्व नहीं है बजरंग दल का, तो उसका बात क्या करनी उसको कांग्रेस ने। पर लेकिन जैसा मेरा अंदाजा है, अगर सही हूँ, अगर गलत हूँ तो मुझे कृपया सही करने का कष्ट करें। गौरी लंकेश की हत्या में शायद इन लोगों का नाम आया था, अगर मैं सही हूं तो इसका इन लोगों की। लेकिन वही बात कि आप नॉर्थ इंडिया के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। अभी आप देखिए कि इनके जो नेता हैं येदियुरप्पा और जो बोम्मई है, जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन लोगों ने कहा कि जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं, हिजाब और ये जो हिजाब नकाब और ये आपके टिपू सुल्तान और लव जिहाद, ये सब अनावश्यक मुद्दे हैं। तो इसका मतलब जब वहाँ बीजेपी के खुद के नेता सांप्रदायिकता की राजनीति को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनका मानना भी ऐसा ही है कि भाई लोकल मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो ये जो नॉर्थ इंडिया से, जो दिल्ली से गए हुए नेता है, वो उसको जबरन ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब मैं तो जानना चाहूंगी कि कर्नाटक की जनता कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इस पे, जो आज ये बजरंग दल और ये इसका मुद्दा उठाया गया है, तो ये जनता कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उस पे। और देखिए मैं ये मानती हूँ कि शायद ये जो बजरंग दल वाली बात या पीएफआई वाली बात है, इसकी ज्यादा प्रतिध्वनि जो है ना नॉर्थ इंडिया में ज्यादा उद्वेलित हो रहे हैं लोग। आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, साउथ इंडिया से कम है प्रतिक्रिया इस पे। आप देखेंगे कि कमेंट करने वाले लोग ज्यादा करके नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वो उनको ज्यादा इस बात से परेशानी हुई है। अब ये पता नहीं भी कांग्रेस का क्या इसके पीछे मंशा है, जिसको कहते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हो सकता है 2024 के इरादे से उन्होंने कुछ और मैसेज दिया है बीजेपी को, बजरंग दल से कुछ आगे कुछ बैन करने का हो सकता है, और इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है, तिलमिलाई हुई है कि ये कुछ और मैसेज कहना चाहते कुछ और हैं और नाम बजरंग दल का ले रहे हैं। बैन किसी और चीज पे लगाने की बात करना चाहते हैं लोग और नाम बजरंग दल का ले रहे हैं। शायद इस वजह से बीजेपी में ज्यादा तिलमिलाहट है, और मोदी जी उसको बजरंगबली से जोड़ दिया उनको। अरे आपकी गलती है कि आपने बजरंगबली को राजनीति में घसीट रखा है, आपने रामचंद्र जी को राजनीति में घसीट रखा है। आप कांग्रेस को क्या कह रहे हैं? आप अपने आप को देखिए। और उन्होंने वहां
उनका आह्वान कर रहे हैं बजरंगबली का। कांग्रेस ने बजरंगबली को बैन करने की बात कहाँ कही? कितना गलत कोट कर रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं कि कर्नाटक की जनता को उनकी हिंदी कितनी समझ आई होगी और कितनी नहीं आई होगी, और उसको समझ के वो क्या रिएक्शन देगी, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। राजीव जी समय बताएगा, लेकिन एक कहाँ बजरंग दल और कहाँ बली। क्या बीजेपी इसी वक्त का इंतजार कर रही थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी ऐसे ही मुद्दे का इंतजार था जहां कुछ न कुछ बोला जाए? अभी तक 91 बार मुझे गालियां दी गई, ये कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो बात कुछ और निकल गई। इस पर चर्चा करेंगे और उमापति जी के पास भी आएंगे, लेकिन एक बार पहले सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूँ। सुनील जी, किस रूप में आप देखते हैं मैनिफेस्टो से इतर बहुत कुछ देश भर में और खासकर कर्नाटक में, और इस पर कर्नाटक की आप किस नजरिए से देख रहे हैं पूरे? सुनील शुक्ला जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जो कुछ चल रहा है देश के की राजनीति में, सियासत में, वो तो हम समझ ही रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक, लेकिन उसके अलावा जो एपी सेंटर कर्नाटक बना हुआ है और जहां की राजधानी बेंगलुरु में हम मौजूद हैं, यहां जो कुछ चल रहा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो, बीजेपी के मैनिफेस्टो और उसके अलावा जो पलटवार है, इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया? इस समय तो पूरे देश की निगाहें कर्नाटक पे लगी हुई हैं, और कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को पकड़े हुए है और हवा दी है और लगातार उस पर हमलावर है, उस पर बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि उन मुद्दों पर बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आपने बात की कि बेंगलोर में आप घूम रहे हैं और बेंगलोर में चुनाव जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर में माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत रहती है, लेकिन आप बेंगलोर से थोड़ा बगैर निकल जाइए, आप मैसूर चले जाइए, आप तुमकुर चले जाइए, आप आसपास के किसी जिले में चले जाइए, आपको लगेगा कि किस तरीके से लोग चुनाव को लेकर के बात करते हैं और ढंग से बात करते हैं और खूब आपस में इनकी चर्चाएं होती हैं। आप शिमोगा में जाएंगे तो आपको और दिखाई पड़ेगा कि राजनीतिक चर्चाएं कैसे लोग करते हैं। बस बेंगलोर क्या है, बेंगलोर में माइग्रेटेड पॉपुलेशन होने की वजह से ये समस्या आती है कि लोग बहुत खुलते नहीं है, आपस में भले बात करते हो, सार्वजनिक स्थानों में बात नहीं करते। चुनावों की स्थिति हो गई है कि सभाओं को छोड़ करके अब कहीं भी बैनर पोस्टर दिखाई नहीं पड़ते। उत्तर भारत में भी स्थिति यही आ गई है, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण का जो चुनाव है वो ज्यादा महंगा होता है। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं बीजेपी के सामने, बीजेपी ने अपना वो लेकर के आए अपना घोषणा पत्र, वह उन बातों से मेल नहीं खाता जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता में लाइए विकास के लिए, हम कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। और आप अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं कि हम आधा लीटर दूध बीपीएल परिवारों को देंगे। क्या ये विकास का मंत्र है? ये आप एलपीजी गैस के सिलेंडर को देने की बात करते हैं कि 3 सिलेंडर और 5 सिलेंडर हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सवाल है कि जिन बातों को आप अपने चुनावी रैलियों में कह रहे हैं, उन बातों का मेल मिलाप आपके मैनिफेस्टो में नहीं होता। उन मुद्दों की आप बात नहीं करते जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में लोगों के सामने कहते हैं कि मैं विकास की बात करूंगा। आप भ्रष्टाचार की बात पर भी आप मौन हो जाते हैं। जब भ्रष्टाचार, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे हमारा 0 टॉलरेंस है। आप ये भी आरोप लगाते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसके ऊपर आप मौन हो जाते हैं। आप ये भी नहीं बताते हैं कि आप उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो आपकी पार्टी के लोग हैं और सत्ता में रहे हैं। आप यह भी बात नहीं करते हैं कि पिछले 4 सालों में सत्ता में रहने पर, 3 सालों में सत्ता में रहने पर कर्नाटक राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जिस डबल इंजन सरकार की आप बात करते हैं, डबल इंजन सरकार के रहते हुए कर्नाटक ने कितनी प्रगति की। स्थिति तो यही आ गई ना कि जो दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक का एक अपर हैंड होता था, आज वह मानव विकास के जितने मानक हैं उन मानकों में दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उसकी स्थिति कमजोर हुई है। तो आप यह भी कहने की स्थिति में नहीं कि हमने विकास क्या किया। उसके इतर कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की।
उससे साफ साफ कहा कि हम किसानों के लिए क्या लेकर के आए हैं, हम महिलाओं के लिए क्या लेकर के आए हैं, हम युवाओं के लिए किस तरह से बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या कैसे बात करेंगे, हम रोजगार के अवसर कैसे सृजित करेंगे। पूरी बात उन्होंने लोगों के सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा भी जीरो टॉलरेंस, हमसे खिलाफ इसको हम भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस एक अपने मुद्दों को लेकर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी, आप अब देखिए ये आप कोई ये कहे कि हमको गाली दी जा रही है, कोई कहे कि आप बजरंगबली, और ये कर्नाटक जैसे राज्य में बहुत अपील करता नहीं है। कर्नाटक जैसे राज्य में मुद्दे अपील कर रहे हैं लोगों के, और आप देखिए कि मुद्दे लोगों के सामने हैं। अगर नंदिनी और अमूल का मुद्दा है तो किसान उत्तेजित है। वहां पर किसानों ने बेंगलोर में बैठ करके अपनी सभाएं की, संयुक्त किसान मोर्चा ने सभाएं की और इस मुद्दे को उन्होंने गर्म किया और कहा, और सभी दलों को बुलाया अपने उस सभा में जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं हुई। बाकी सभी दल, कांग्रेस भी गई, कांग्रेस से भी अपना वो कहा कि नहीं, हमारे लिए नंदिनी महत्वपूर्ण है और यह कर्नाटक के दूध उत्पादन किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का विषय है, हम इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। उससे साफ साफ इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के स्थानीय उद्योगों और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार काम करेगी। जो एक मुद्दा यह उठा कि सरकार जो जीएसटी कलेक्शन का मुद्दा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं जवाब दे पा रही है कि जितना वो जीएसटी देते हैं उसके तुलना में उनको वापस कितना पैसा मिलता है केंद्र से। तो डबल इंजन का भी नारा आपका नहीं चल पा रहा है। जो जिन बातों को लेकर के आप चल रहे थे कि जिन वर्ग विशेष में आप इस पार्टी का एक समर्थन होता था, उस वर्ग विशेष के नेता आपकी पार्टी छोड़ के चले गए और वह जो अभी बने हुए हैं उनके बारे में एक जनरल एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि आप उनके बारे में बात नहीं करते और उनको अपमानित कर रहे हैं। अगर लिंगायत समूह के, लिंगायत समुदाय के मठों के लोग कह रहे हैं कि जो जगदीश शेट्टार के साथ व्यवहार किया गया वो अपमानजनक था, तो इसका मतलब है जो अगर उस मठ के लोग कह रहे हैं कि येदियुरप्पा साहब के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो उचित नहीं है, तो उसका एक मतलब है। और अगर उस समूह विशेष में जो आपकी आधार भूमि रही है वह उस वर्ग में अगर आपकी निराशा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जन समर्थन इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कि बात कही जाती है, मतलब जिसे बात कही जाती है कि जो तटवर्ती इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं, 3 जिले हैं वहां पे, उन जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पोलराइजेशन की राजनीति हो जाती है। वजह उसकी है कि वहां अल्पसंख्यक और क्रिश्चियंस की संख्या लगभग 23-24% है, वो विजिबल है, लेकिन दिखाई पड़ता, तो वहां जाकर के माहौल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वह इस समय क्या हो पाएगा यह कहना कठिन है, क्योंकि इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से या आपस में दुराव और संघर्षों के कारण वहां का जो शिक्षा जगत के शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। उन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, सीटें खाली हो रही हैं। एक बड़ा मुद्दा लोगों के सामने आ गया। तो एक जितने मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं उन किसी मुद्दे का जवाब बीजेपी के पास नहीं है इसमें कर्नाटक में। और स्थिति यह है कि माहौल जो बनने की बात है, जो माहौल बन गया है, माहौल एक दिन में सुधरता नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर एक बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल है तो यह माहौल बना रहेगा लगातार। और जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने मुद्दों को अपने आप को केंद्रित किया है, अपने उन मुद्दों की बात की है जो कर्नाटक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वह सभी के सभी मुद्दे अपील कर रहे हैं। और वह इसकी स्थिति प्रधानमंत्री जी की आप बात कर लीजिए ना, प्रधानमंत्री जी कोई पहली बार थोड़ा 2013 में ही प्रधानमंत्री जी गए थे प्रचार करने के लिए और उस समय येदियुरप्पा साहब ने बीजेपी से विद्रोह कर दिया था। कहां चली गई थी बीजेपी? तो मुद्दे महत्वपूर्ण है, स्थानीय नेता महत्वपूर्ण है। ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने भारतीय कांग्रेस ने बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है और उसका अभी जवाब भारतीय जनता पार्टी के सामने है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कर्नाटक में क्या माहौल है, और 91 बार गालियां मुझे दी गई, उसके बाद फिर आज मैनिफेस्टो आता है कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो ताले में इन्होंने बंद कर दिया, जय बजरंगबली को भी ताले में बंद कर दिया। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री कहते हुए सुने जा रहे हैं। यहाँ की जनता पर पड़ने जा रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। उमापति जी के पास में आना चाहता हूँ। उमापति जी के पास में आना चाहता हूँ। उमापति जी, क्या ऐसे मुद्दे जो प्रधानमंत्री उठाना चाह रहे हैं जिसमें पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, हिंदू वोटर्स खासकर, जो राजनीति हमने उत्तर भारत की देखी है, क्या वो राजनीति यहाँ, पोलराइजेशन की राजनीति यहाँ चलती है? अगर चलती है तो फिर क्या प्रधानमंत्री के जिस सिंपैथी वोट को गेन करने की कोशिश गालियों के नाम पर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है, और वहाँ से लेकर
और यहाँ तक यानी कि जय बजरंगबली तक, ये सब यहाँ की जनता पर वैसा प्रभाव डाल पाएंगे ये बातें, ये जो मुद्दे चले जाएं, ऐसा लगता है आपको? सुनील जी, राजीव जी, कैन यू हियर मी? ओके, मैं सुनील जी का हर बात, सुनील जी का विश्लेषण का हर बात मानता हूँ, वहाँ से बात आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इधर कांग्रेस को दोष देना चाहता हूँ। एज फार एज बजरंग दल का जो कमेंट उछाला गया है उसमें कांग्रेस को दोष देना चाहता हूँ बेसिकली, बिकॉज आप सब जानते हैं उत्तर भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, आ बैल मुझे मार। कांग्रेस ने ऐसा करा है, इट हैज इन्वाइटेड द communal bull of BJP to come and hit it. बीजेपी कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ग्रास रूट से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी तक आ रहा है, वो क्लियरली बता रहे हैं दैट कांग्रेस इज सेलिंग थ्रू विथ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। सो फार एवरीथिंग इज, सब अच्छा चल रहा है कांग्रेस के लिए। इसका जरूरत क्या था? एज प्रशांत सेड, बजरंग दल डजंट हैव मच, इतना ज़्यादा नहीं है कर्नाटक में। ये कांग्रेस का बड़ा मूर्खत्व है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का बहुत बड़ा फूलिशनेस है। इसको नहीं उछालना था, क्योंकि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, अगर कम्युनल इश्यू बीजेपी के हाथ में मिल गया तो कैसे एक्सप्लॉइट करेगा। तो कांग्रेस शुड नॉट हैव, अभी देखिए, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हिंदुइज्म एक रिलीजियन है, और कांग्रेस सिंपली कैन नॉट, तो उसको मैच नहीं कर सकता है बीजेपी इस गेम प्ले में, इस क्या है गेम में, इस बाजी में। कांग्रेस कैनॉट मैच बीजेपी। whenever there is a competition between Hindutva and Hinduism, especially after 2014, Hindutva has always been winning hands down. So instead of drifting into BJP's territory, Congress should have been played on its own turf of development, price rise and corruption. अब तक कांग्रेस बहुत बढ़िया स्थानिक मुद्दे पे संयम रख के डिड नॉट डाइवर्ट, अटेंशन डाइवर्ट नहीं करा और एकाग्रता बना के स्थानिक मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा था। आज क्या हो गया, ये सुइसाइडल काम ये था बजरंग दल को बैन करने का बात, जो नहीं है उसको बैन करने का बात क्यों बोलना था। तो दिस इज this should not have been done. I am very much disappointed with Congress. लेकिन जैसे सुनील जी बोला, let us hope that people of Karnataka will not fall prey for communal agenda, communal ये जो उछाल रहे हैं बजरंगबली का, बजरंग दल से बजरंग बली हो गया है इश्यू, इसको इसमें इस ट्रैप में कर्नाटक का लोग नहीं पड़ते, ऐसे होप करेंगे, क्योंकि ऐसा हालत नहीं, कर्नाटक के लोग कम्युनल ट्रैप में नहीं पड़ा है पीछे, अभी 5 साल पहले 10-15 साल से वो पढ़ते आ रहे, इसमें इस ट्रैप में पढ़ते आ रहे। जो उछाला है हुबली ईदगाह मैदान का, हुबली ईदगाह मैदान में उमा भारती हैड टू रिजाइन, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व से रिजाइन करना पड़ा। हुबली ईदगाह मैदान वाज द फर्स्ट कम्युनल इशू बीजेपी राइज्ड, एंड उसके बाद बाबा बुडनगिरी, तो कम्युनल एजेंडा चलता है। लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर निकल गया है, प्राइस राइज इतना बाधित कर रहा है लोगों को, और प्राइस राइज के बाद करप्शन बाधित कर रहा है। टॉप मोस्ट इश्यू इज प्राइस राइज।
So कांग्रेस का ये undoing है. They should not have given this issue, handed over this issue to BJP on a platter. जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ कह रहे थे उमापति जी, चूँकि आपकी टीम ने, ई दीना ने जो सर्वे किया है उस सर्वे में साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है कर्नाटक में। वैसे में कांग्रेस को अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिन 5 गारंटी पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, जिसके बारे में और भी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सब अपनी बात रख रहे हैं, इनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बजरंग दल की बात आपने की, अब बजरंग दल का नाम आपने जिस रूप में भी लिया, लेकिन यहाँ बजरंग दल जो है बजरंग बली बन गए। तो ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप बैल मुझे मार की तरह भी नहीं होना चाहिए कि आप आ जाओ और आपको हम मुद्दा दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा प्रियंका गांधी ने जो पलटवार किया था, मील का पत्थर साबित हो सकता है वो प्रियंका गांधी का भाषण, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए आज भी जो आप भाषण सुन रहे थे, चाहे राहुल गांधी का भाषण हो, चाहे प्रियंका गांधी का भाषण हो, लेकिन पता नहीं कौन लोग ऐसे मैनिफेस्टो को तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी दीपक पाचपोर जी भी। दीपक जी, आपके पास सीधे आना चाहता हूँ। दीपक जी, आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत कुछ चल रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है शायद उमापति जी को शायद जाना पड़ सकता है, तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात कर लूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। जी बिल्कुल। उमापति जी, मैं ये जानना चाहता था, आपने बताया कि इस समय इलेक्शन लड़ना कर्नाटक में काफी खर्चीला हो गया है, तो ये जो ट्रेंड है ये क्या पिछले 5 सालों का ट्रेंड है, जब भारतीय जनता पार्टी आई, जब ये 40% कमीशन वाला हुआ और बहुत ज्यादा करप्शन का जो चार्जेस लगता है इस येदियुरप्पा सरकार पे और बीजेपी सरकार पे, इज दिस ए न्यू ट्रेंड इन कर्नाटका पॉलिटिक्स? जी दीपक जी, ये न्यू ट्रेंड नहीं है, लेकिन जितना खर्चा 5 साल पहले हो रहा था उतना उससे दुगना खर्चा अब हो रहा है। 40% तो है, 40% बीजेपी का देन है, जो 10-15 ज्यादा से ज्यादा 10% या 15% था, उसको 40% तक ले जाने का श्रेय बीजेपी को जाता है। लेकिन चुनाव दक्षिण के राज्यों में महंगा, एक्सेप्ट केरला, दक्षिण के राज्य में महंगा हो गया है, बहुत सालों से हो गया है ये ट्रेंड। ये बीजेपी का देन है, बीजेपी को ये वी कैन नॉट ब्लेम बीजेपी फॉर दिस। ओके, थैंक यू। जी राजू जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। जो बात आप रख रहे हैं उमापति जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं अपनी बात कहूँ? जी बिल्कुल। जी जी जी, मेरा देखिए, जो बजरंग और बजरंग बली वाला इशू है, देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत की एक सांस्कृतिक जो एकदम अलगाव है, लेकिन उसमें एक जो कॉमन फैक्टर है, उसमें जो हमारी जो रामायण की जो कथा है वो एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों प्रांतों को जोड़ती है, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को। शायद राम ही ऐसे हैं और शिव ऐसे हैं जो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत की दोनों की संस्कृतियों को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें जो बजरंग और बजरंग बली वाली जो बात हुई है, जो जिसको मोदी ने जिसको किया, लेकिन उसको बहुत अच्छा पवन खेड़ा ने उसको बहुत अच्छा मैनिपुलेट किया, मैं ये कह सकता हूँ। हैंडल करने से ज्यादा ये कहूंगा कि उन्होंने मैनिपुलेट करके ये बात जो है उल्टे मोदी पर डाल दी है। तो ये बात तो ठीक है, और उमापति जी की बात से भी मैं सहमत हूं कि ये अनावश्यक उठाया गया मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस को इस चीज को इसलिए सामने लाना था कि 2-3 इश्यूज जो हुए हैं कर्नाटक की सरकार में पिछले 5 साल के दौरान, जिसमें भ्रष्टाचार तो था ही था, दूसरा जो संघवाद पे आघात था, मतलब जैसे नंदिनी को लाकर वहां पर अमूल को लाकर नंदिनी पे हमला किया, या विजया बैंक को जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया, तो ये तीनों चीज तो थी ही। एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है अपराधीकरण का भी मुद्दा है। यहाँ के कर्नाटक के राजनीति में मनी पावर है ही। देखिए एडीआर जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स,
इसने मार्च एंड में एक सर्वे किया है और उसने बताया है कि पिछले 2004 से लेके लगभग छोटे बड़े अलग अलग दलों के या जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, बिना किसी पक्ष के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ऐसे लगभग 90,000 कैंडिडेट्स का उन्होंने अध्ययन किया है और उसमें यह पाया है कि केवल 7% ही प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी क्लीन इमेज वाले कैंडिडेट्स का। मतलब अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आपके जीतने, कर्नाटक में जीतने के जो चांसेस है चुनाव जीतने के, वो केवल 7% है। अगर आपके पास मनी पावर है और आपका बैकग्राउंड क्राइम का है तो आपके जीतने के चांसेस लगभग 22-23% तक हो जाते हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर की अभी आप देखिए कि इस समय बहुत सारी चीजें जो हो रही है वहां पे ये बात भी बहुत तेजी से उभर रही है। आपको याद होगा कि यहाँ पे हाल ही में कुछ ऐसे बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों ने शांति मार्च भी निकाला, शायद मल्लपुरम और बेंगलुरु में ऐसे लोगों ने ही मार्च निकाला और एक दो जगह से तो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो उम्मीदवार थे उनका जो कैंडिडेचर जो है, उनकी उम्मीदवारी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरस्त किया गया। अभी यहाँ पर एक चित्तपुर नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां के जो एक उम्मीदवार है उनके खिलाफ तो 40 मुकदमे दर्ज है, 40 मुकदमे। तो ये कर्नाटक के चुनाव में ये भी बात बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं और जिनके पास मनी पावर है, ऐसे उम्मीदवारों को सारे दल जो है वो प्रश्रय देते हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे आगे है। अगर यहां पर कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतती है तो न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक मैंडेट होगा, न केवल संघवाद के पक्ष में एक मैंडेट होगा, बल्कि मनी पावर और मसल पावर को लेकर जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो अगर पराजित होते हैं, उनको प्रश्रय देने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर पराजित होती है तो ये भी एक बड़ा संदेश जाएगा जो अगले 3-4 जो चुनाव होने जा रहे हैं कर्नाटक के बाद, उसमें भी ये बात कैरी फॉरवर्ड होगी। और ये बात जैसे हम जानते हैं कि कर्नाटक का चुनाव का जो अल्टीमेट जो असर है वो 2024 के चुनाव में पड़ेगा। तो 2024 के चुनाव के पहले अगर ये एक वातावरण बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव आता है कि आप अच्छे उम्मीदवार उतारिए, न केवल उन पर दबाव आएगा, सभी राजनीतिक दलों पे आएगा, तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज जो है कर्नाटक के चुनावों से मैं देखता हूं जो आना चाहिए। ऐसा मेरा एक एंटिसिपेशन है, अनुमान है राजीव जी। मैं कह नहीं सकता क्या होगा, लेकिन अगर कर्नाटक की जनता ने इस बात को समझ लिया तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ेगी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए राजीव जी, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा में उन्होंने नारा दिया था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये जो कहा गया है ये उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, जहाँ तक मैं एक अध्यापक के रूप में देखता हूँ, 20% लोग हिंदू और मुसलमान ऐसे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, 80% ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, जो शांति चाहते हैं, जो प्यार चाहते हैं। वो ये चाहते हैं और मैं भी ये चाहता हूँ, किसी भी धर्म के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो उग्रवादी हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित करते हैं जनता को, उनको बहिष्कृत किया जाए और उन 80% लोगों को आगे बढ़ाया जाए, मॉडरेट्स हैं, जो देश में प्रेम और शांति चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये उस चीज़ का द्योतक है जो कि पवन खेड़ा ने कहा है और उसका एक संदेश दिया है। देखिए, हमें इस बात से, हम PFI पे भी बैन चाहते हैं, हम OWC जैसे लोगों पे भी बैन चाहते हैं, और हम धर्म संसद में जो हिंदू लोग अपने को कहते हैं, हम उनसे भी बैन चाहते हैं। देखिए, वास्तविकता में मेरा अपना विश्लेषण ये कहता है, मैं ये मानता हूँ, ये मेरा स्पष्ट अपना मत है, बीजेपी न केवल एंटी मुस्लिम है, ये एंटी हिंदू है। और मैं एंटी हिंदू बीजेपी को इसलिए कहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं उनको सबको खंडित किया है। आप जो ये कह रहे हैं बजरंग बली की बात, यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो बजरंग बली के और हनुमान जी के भक्त हैं, मैं भी हूँ, मैं मंगलवार का व्रत रखता हूँ। हनुमान जी की कल्पना कीजिए कि आज होते तो क्या करते। देखिए, वास्तविकता में जो भगवान श्री राम का संदेश था, जो हिंदू धर्म का, जो हमारे सनातन धर्म का संदेश था, वो शांति का, अहिंसा का और प्रेम का संदेश था। ये जो लोग जो गौरक्षक के नाम पर, जो किसी भी पार्टी के PFI के नाम पर देश में अशांति पैदा करते हैं और खून बहाते हैं, ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। और जो लोग इनके समर्थक हैं, जो भी इनके समर्थक हैं, वो उधर वोट दे दें। हमको उनके वोट की चिंता, हमें वोट की चिंता नहीं है,
हमको इसके देश की चिंता है। और ये देश जो है शांति, प्रेम, अहिंसा, सद्भाव से आगे बढ़ेगा, उत्तर और दक्षिण के बीच के प्रेम से बढ़ेगा, सभी धर्मों के सद्भाव से बढ़ेगा, बेटियों को सम्मान देने से बढ़ेगा, और जो हमारी सनातन परंपराएं। तो मैं ये मानता हूं राजीव जी, बीजेपी हिंदू परस्त पार्टी नहीं है। ये केवल किरण भाई पटेल, गौतम अडानी, विनोद अडानी, संजय शेरपुरिया, इस टाइप के लोगों की पार्टी है। ये नीरव मोदी और उनकी समर्थक पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। अगर हिंदू की पार्टी होती तो ये जो बेटियां यहां बैठी हुई हैं जंतर मंतर में, ये सारी बेटियां हिंदू हैं। ये ब्रजभूषण सिंह जैसे, ये जो हमारे उन्नाव के थे, और जो मिश्रा जी, टेनी जी महाराज थे जो लखीमपुर खीरी थे, ये इस टाइप के जो गुंडा टाइप के तत्व हैं, जो 20% हैं, बीजेपी उनके साथ है। हम लोग मॉडरेट लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम देश को प्यार करने वाले लोग हैं। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी देश में अतिवाद फैलाए, जो भी देश में घृणा फैलाए, जो भी द्वेष, उसको बैन कर दीजिए। मैंने बल्कि आपके ही पैनल में एक बार ये रिक्वेस्ट किया था, जो भी इस प्रकार की धार्मिक विद्वेष की भावना का एक भी पोस्ट डाले, कोई बेल वेल नहीं, 1 लाख रुपए जमा करो और जाओ, तुम जेल, तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो जेल में भेज देंगे 7 साल के लिए। हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक में देखेंगे रोज घृणा किस प्रकार फैलाई जाती है। मैं चाहता हूं कि जो भी सत्ता में अगली बार आए, एक भी पोस्ट घृणा की फैलाए, एक भी विद्वेष की, केवल प्रेम की भाषा बोली जाएगी, केवल अपनी सद्भाव की भावना बुझी जाएगी। और जो भी, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे धर्म संसद हो, चाहे बजरंग दल हो या गौरक्षक हो, जो भी किसी को मारेंगे या द्वेष फैलाएंगे, उनको जेल में भेज देना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ जो हैं, जो हम चाहते हैं वो वोट में तब्दील करने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए पॉलिटिशियंस अपने अंदाज में, अपने हिसाब से करते हैं। और आज देखिए आप, बाटला हाउस से लेकर बजरंग बली तक बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह गए। आज आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास एक बार फिर से। कर्नाटक में बहुत कुछ देख रहे हैं, अभी बहुत कुछ देखना हम लोगों को बाकी है। आज तो पहला दिन है, और बेंगलुरु के बारे में हम सब जान रहे हैं। और जैसा उमापति जी कह रहे थे कि बेंगलुरु से बाहर जाएंगे तो परिस्थितियाँ कुछ और दिखेंगी, लेकिन किस रूप में आप अब इस चुनाव को देखते हैं, जबकि अब बहुत कुछ नज़दीक आ चुका है? देखिए राजीव जी, जो आज हुआ है उस पर बात करते हैं, और मैं उमापति जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस में जिसने भी ये किया है वो नुकसान करेगा कांग्रेस को ही परसेप्शन में। एक नो बॉल पे मैच इधर का उधर नहीं होता है। तो कांग्रेस जो कर्नाटक का चुनाव है, ये एक तरफ चल चुका है, और उसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी एक योगदान है। उसमें जो सक्सेसफुल मुहिम एंटी करप्शन की चलाई, भ्रष्टाचार के विरोध की, 40% वो, और आप देखिए कि जो 75% रिजर्वेशन की बात है, उसका बहुत यहाँ पे जो असर है। ये सब चीज़ें कांग्रेस के पास थी। तो ये पीएफआई और बजरंग दल लाने का किसकी ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी? आप देखिए, चुनाव के शुरू में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने 4% रिजर्वेशन बीजेपी के जो किया था, मुसलमानों का काट के लिंगायत और वकालिक समाज को, वो स्टे कर दिया। बीजेपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर और पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बात की, उसका शानदार जवाब दिया प्रियंका गांधी। उसके बाद नरेंद्र मोदी के स्पीच राइटर्स के सामने एक क्राइसिस थी कि वो अगला भाषण क्या देंगे प्रियंका गांधी के बाद। और हम लोग भी ये बात कर रहे थे, लेकिन उनको वो बॉल दे दी जो बॉल वो बहुत बढ़िया खेलना जानती बीजेपी, हिंदू मुसलमान की। ये बात मैं इस मद्देनजर कह रहा हूँ कि इसका कर्नाटक की पॉलिटिक्स में कोई बहुत असर नहीं होने जा रहा है। उत्तर भारत के टीवी चैनलों में ये हेडलाइंस बनेगी, वहाँ के मीडिया में शोर मचेगा, लेकिन यहाँ के चुनाव में इसका असर नहीं होगा। और एक नोट से मैच इधर उधर नहीं, पहचान जरूर करनी चाहिए। इसने बीजेपी को
वो बॉल भी जो बीजेपी खेलना जानती है अच्छे तरीके से, और उसको नरेंद्र मोदी ने उस व्यक्ति की पहचान जताती है अच्छे तरीके से, और उसको नरेंद्र मोदी ने खेला भी। बिल्कुल, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि कौन है आखिर जो नो बॉल फेंकने के लिए बार बार आता है और कांग्रेस को परेशानियों में डालता है। खैर, एक बार फिर से आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, किस रूप में आप देखती हैं? हम लोग बहुत कुछ यहां से बताते रहेंगे, बहुत सारी जानकारियां आप लोगों तक, और यहाँ के हमारे साथी उमापति जी तो साथ में हैं ही, और भी कई सारे साथी जुड़ेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर वहाँ से देखा जाए तो ये जो कुछ चल रहा है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका फ़ायदा मिलेगा क्या, यानी बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा क्या? आज भी बीजेपी इस कर्नाटक में मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बसवराज बोम्मई जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चाहे येदियुरप्पा, इन सब की चर्चा अब नहीं होती। चर्चा एक ही की होती है जो पहले होती थी, आज भी हो रही है। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा एक लूज बॉल की कोशिश में, इंतज़ार में रहते हैं, कोशिश नहीं बल्कि इंतज़ार में रहते हैं, और आज उनको कांग्रेस ने एक लूज बॉल फेंक दी है। राजीव जी, मैंने आपके प्रोग्राम पे परसों भी कहा था कि मेरा मानना ऐसा है, जो हम दूर से देख रहे हैं, कि कर्नाटक की जो जनता है वो हिमाचल की जनता की राह पे चल चुकी है। मतलब हिमाचल की जनता ने जैसे सारी बातों को दरकिनार करते हुए केवल अपने बुनियादी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया और विचलित नहीं हुई। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने जिस राज्य में हिमाचल जैसे राज्य में जहां मुस्लिम आबादी है ही नहीं, वहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर दी। तो उसके बावजूद भी वहां कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई वोट अचानक लोग जो हिंदू वोट था वो टूट पड़ा बीजेपी के पक्ष में, ऐसा हुआ नहीं। तो और कांग्रेस का वहां पे सरकार बन गई अल्टीमेटली। तो ऐसा नहीं है कि जो कर्नाटक की जनता है, देखिए जो हम पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि लगातार बुनियादी मुद्दों पे वहां चल रहा है, इवन वहां के खुद के नेता ये कह रहे हैं। तो वहां पे मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान इतने बड़े आराध्य देव वहां है भी नहीं। वहां पे जो कर्नाटक में हनुमान की आराधना का ऐसा कुछ नहीं है कि वहां देखिए आप लिंगायत का जैसे उसमें है, वो लोग गोल्ड है उनका, तो वो कौन है? शैव है, शिव का वहां पे प्रभु महात्म्य ज्यादा है। तो हनुमान इतना वहाँ महात्म्य में मुझे नहीं लगता बहुत कुछ ट्रैक्शन है वहां पे हनुमान का। ये तो यहाँ पे की जनता हिस्टेरिक हो रही है नॉर्थ इंडिया की। और अगेन वही मैं कहती हूँ कि कर्नाटक की जनता को इस चीज का विरोध दर्ज करना चाहिए कि क्या ये आप नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स यहाँ ले आए। हम अपने मुद्दों की बात करेंगे। और ये भी एक कन्नड़ अस्मिता की बात है। ये देखिए, जब सब चीजें बटी हुई है तो धर्म के देवता भी बटे हुए हैं नॉर्थ और साउथ में, ये बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो उनको भी ये एक अगेन वही कि कांग्रेस का भी गलती और ये बीजेपी वालों की तो सबसे ज्यादा कि उन्होंने बजरंग बली को जोड़ दिया बजरंग दल से। उन्होंने, हालांकि उनका मकसद बजरंग दल नाम रखने का बजरंगी के ऊपर ही था, भगवान ये हनुमान के ऊपर ही उनका मकसद था रखने का। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री अपने मुंह से जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमानों को भागवत कहते हैं कि हम मुसलमान और हमारा डीएनए एक है, और एक तरफ आप पीएफआई या हनुमान का नाम आते ही हिंदू मुसलमान पे लग जाते हैं। ये उनका मोदी का और भागवत का मुस्लिम प्रेम हमें नहीं समझ में आया कि आप दो मतलब कौन सी बात सही है। आप पसमानदा को या मुसलमानों को अपने साथ लेना चाहते हैं या उनको अभी भी दरकिनार करके दूर करके और वोट खरीदना चाहते हैं। आप जो कर्नाटक के चुनाव में आज जो स्थिति आ रही है उससे तो यही लगता है कि आपको ये लगता है कि फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे ही आया जाए। तो इससे एक ये सबक जरूर मिलता है भारत की जनता को कि इनके जो ये कहते हैं ना कि हमारा डीएनए एक ही है मुसलमान का, या हमारे यहाँ कोई ऐसा अगर विदेशों से कोई बात आती है कि भाई यहाँ पे ऐसा कम्युनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है या जो माइनॉरिटीज़ है उनका सप्रेशन हो रहा है, तो उस पर जब ये चिढ़ते हैं तो और या कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो भारत की जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए कि भाजपा जो है बेसिकली कम्युनल पार्टी है और वो ही रहने ही वाली है, क्योंकि उसके बगैर उनको वोट नहीं मिलते हैं। जैसा अभी सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जब कर्नाटक में बाजी हाथ से निकलती दिखी तो दिख रही है और वो शुरू से कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें आप ये देखेंगे कि मैंने अभी तक जो स्थानीय नेता है वहाँ के कर्नाटक के, उनके मुंह से इतना ज्यादा कम्युनल बातें नहीं सुनी जितना कि यहाँ नॉर्थ से जाने वाले नेता वहाँ
कम्युनल बातें करें। वो जबरदस्ती कम्युनलिज्म का इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं कि इसको किसी तरीके से इसको जगाएं इनके अंदर ये भावना, जो कि ये कि नॉर्थ में हमेशा से जगाते रहे हैं चुनाव के टाइम में। तो अब ये जो कर्नाटक का चुनाव है वो इस बात को फिर से सिद्ध करेगा कि भाजपा एक कम्युनल पार्टी ही है और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास वो जीतने के लिए ये चुनाव लड़ने के लिए और कोई मुद्दा है ही नहीं, और कर्नाटक में तो बिल्कुल मुद्दा विहीन है। और मेरा अभी भी मानना है कि जहां हनुमान देवता के तौर पे इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं रखते हैं वहां की जनता, और कर्नाटक की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। हमारे हिंदी पट्टी की तरह वहां पे अकल को उन्होंने गिरवी नहीं रख रखा है अपनी, वो अपने भविष्य को देखते हुए और बुनियादी मुद्दे जो उसपे जो भी आ रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा भी आ रहा है, उसपे महंगाई का मुद्दा भी आ रहा है, उसपे भ्रष्टाचार के मुद्दा भी आ रहा है, प्रमुख तौर पे आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि अचानक बजरंग दल के पिक्चर में आने से जनता अचानक भूल जाएगी, सब उनको एमनीजिया हो जाएगा, मतलब उनका स्मृति लोप हो जाएगा अचानक से कि भाई हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रहे थे हम कल तक, तो इसलिए आज तो हम बजरंगबली के मुद्दे पे ही वोट देंगे। आई डोंट थिंक सो। धार्मिक है, और मैं तो ये कहती हूँ, मैंने तो साउथ इंडिया को बहुत अच्छे से घूमा है। मतलब हम नॉर्थ इंडिया वाले कहते हैं कि हम ज्यादा हिंदू हैं, मैं ये कहती हूँ कि साउथ इंडिया वाले पहले भी धार्मिक थे और आज भी धार्मिक हैं। यहाँ तो धर्म अब आया है फैशन के तौर पे। नॉर्थ इंडिया में जो धर्म है वो फैशन के तौर पे अब आया है। साउथ इंडियंस हमेशा से धार्मिक थे, लेकिन नॉर्थ इंडियन जो है वो धर्म जो आया वो धर्मांध हो गए हैं उससे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, वहां धर्मांधता नहीं है, धार्मिकता है। नॉर्थ इंडिया में धर्मांधता है और धार्मिकता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और मेरा मानना ऐसे है कि कर्नाटक की जनता इसी कसौटी पे, जिस बात की मैं बात कर रही हूँ कि धर्मांध नहीं है, धार्मिक है, इसी कसौटी पे खरी उतरेगी और अपने मुद्दों को, बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रही हैं, बता रही हैं, लेकिन सुनील जी, आपको क्या लगता है कि पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, एक जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, अब आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो चाहते थे, बीजेपी के लोग जो चाहते थे कि किसी भी तरह करके एक मुद्दा मिले, क्या आपको लगता है ये अगर चलिए बजरंगबली, बजरंग दल या जो भी कांग्रेस लेकर के आई, कांग्रेस में किसने लूज बॉल फेंका, कौन बैल मुझे मार कह रहा है, कौन अंदर में विभीषण बैठा हुआ है, इन सब से इतर आपको लगता है क्या सुनील जी कि ये मुद्दा कर्नाटक में बन पाएगा? क्या कर्नाटक में पोलराइजेशन का मसला आएगा जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत मिल जाए? नहीं, ये तो कहना कठिन है। सवाल यह है कि स्थानीय मुद्दे और लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे इतने प्रमुख हो गए हैं कि पोलराइजेशन की राजनीति में सफल होने को लेकर संदेह किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति में लगे हुए है। अगर वह एनआरसी की बात कर रही है कर्नाटक में, जो कि दक्षिण कोई सीमावर्ती राज्य नहीं है, तो आप ये इस बात पर ध्यान दीजिए ना कि वो एनआरसी की बात कर्नाटक में कर रही है। क्या मतलब है एनआरसी से? भाई एनआरसी में तो जो घुसपैठिए होते हैं उनके लिए बात आपने शुरू किया था। सीए की बात कर रही है वो कर्नाटक में, जबकि किसी देश के किसी हिस्से में लागू नहीं कर पाई हो। तो बीजेपी लगी हुई है कि वह पोलराइजेशन को फिर सफल करे, इसीलिए यह एक ऐसा बॉल दिया बीजेपी ने। और कर्नाटक के हम्पी जिले को हनुमान जी का बर्थ प्लेस के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अंजनाद्री हिल्स जो है, कहा जाता है कि उनका बर्थ प्लेस है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जा कर के वहाँ इस बात का भाषण दे रहे हैं। तो हनुमान जी को कर्नाटक के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और ये ऐतिहासिक तथ्य माने धार्मिकता के हिसाब से ये बात कही जाती है। बिल्कुल, मैं ये बात सही है, दासप्पा साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि इससे बचा जा सकता था। ये कितना असर करेगा, कितना असर नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते आप कि लोग अपनी मूलभूत समस्याओं को छोड़कर किसी विषय पर ध्यान देने लगेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन आपने अनावश्यक एक मुद्दा दे दिया उस पार्टी को, जिसके पास जो तात्कालिक मुद्दे थे और जो गंभीर मुद्दे थे, उन मुद्दों के सामने अपनी बात कहने के लिए, लोगों को उन मुद्दों से भटकाने के लिए आपने एक मुद्दा बिना मतलब का दे दिया। जबकि न तो बजरंग दल का कोई अस्तित्व है, न बजरंग दल को लेकर कोई कर्नाटक में बात की जा रही है, न बजरंग दल की एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा है जिसको लेकर के आप कहें नहीं आप इसका चर्चा करना आवश्यक है। क्यों आपने इस बात को उठा दिया?
ये सवाल इस बात का है। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपना विक्टिम कार्ड जितना भी चाहे खेल लें, उसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि हर आदमी सरकार के परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। हर आदमी ये चाह रहा है कि जो रोजगारी, बढ़ी हुई कीमतें, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तमाम जो मुद्दे हैं, किसानों की जो समस्या है, आप सोचिए ना कि किसानों के जो पट्टे हैं कर्नाटक राज्य में, उन पट्टों को अस्थायी करने का बड़ा भारी मुद्दा है कर्नाटक राज्य में। उस विषय पर सरकार ने क्या किया? किसानों को लेकर इसकी बहुत बड़ी नाराजगी है। किसानों के जो उत्पाद हैं उनको उचित मूल्य मिल जाए, उसको लेकर किसानों को बहुत बड़ी नाराजगी है। और किसानों के समूह इसको लेकर के उद्वेलित हैं। उनके जुलूस लगातार निकलते रहे पिछले वर्षों में कई जगह, और चुनाव के दौरान भी। जो सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण का मुद्दा है, उसको लेकर के वहाँ का जो सिविल सोसाइटी है, वो सिविल सोसाइटी बहुत सक्रिय है, वहाँ के एनजीओ बहुत सक्रिय हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं ये नहीं होने जा रहा। ये कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन यह तो जरूर है कि इस मुद्दे से कांग्रेस बच सकती थी। कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक राज्य, जैसे कि राहुल गांधी ने अपने आप को राष्ट्रीय मुद्दों से बचा के रखा। उन्होंने अडानी की बात नहीं की, उन्होंने हिंडनबर्ग की बात नहीं की, उन्होंने किसी अन्य जो राष्ट्रीय स्तर पे चीन के घुसपैठ की बात नहीं की, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को नहीं उठाया, वो पुलवामा को भी लेकर के नहीं आए। ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी बात देश के अन्य हिस्सों में हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, प्रियंका गांधी ने, सिद्धारमैया साहब ने, किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं चर्चा की, क्योंकि कर्नाटक राज्य के इतने बड़े मुद्दे हैं, इतने ज्यादा मुद्दे हैं जिसपे सरकार, उसमें बीजेपी बैक फुट पे। आप विपक्ष में नहीं है, आप आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में रही है। सरकार में रह करके उसको अपनी जवाबदेही लोगों को देनी है, बतानी है कि हमने ये किया है। और वह अपने परफॉर्मेंस से बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप उस मंत्री से बात करते हैं जिस मंत्री को आपने भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया है, तो किस बिना पर आप जनता से इस मुद्दे बात कर सकते हैं? तो आप कांग्रेस के पास, विपक्षियों के पास इतने, आप सोचिए ना कि भारतीय बीजेपी सम्मानित प्रधानमंत्री जी 18 जिलों में जा रहे हैं इस दौरे में। उसमें उन इलाकों में कहाँ जा रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस का असर है? उन्हीं इलाकों में। लेकिन उन इलाकों में उनकी कोशिश है कि पोलराइजेशन की राजनीति हो। वो इतना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि लोग अपनी समस्याओं से इतर इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। ये बात बनती नहीं है, क्योंकि अगर आप जनता के मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, जनता की बेहतरी पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनके समस्याओं के निराकरण पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिन बातों को आप कहते आए हैं उनमें उन उद्देश्यों को पाने के लिए आपने कितनी कार्रवाई की, अगर आप उस पर नहीं बोलते हैं तो आप बाकी मुद्दों से लोगों को अपने साथ अटैच नहीं करते, तो आप वहाँ तक खींच के नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस अगर बचती तो और अच्छा होता, एक अनावश्यक एक विवाद पैदा करने से बच सकती थी। बावजूद इसके मेरा मानना है कि कर्नाटक के आज का जो राजनीतिक माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के खिलाफ है। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है और उस एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। क्यों? कि उसके अगर न तो आप अगर आप जितने जो केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के भी आप उस तरह से नहीं बात कर पा रहे हैं जो बाकी राज्यों में आप कर लेते हैं, क्योंकि बाकी मुद्दे ज्यादा हावी हैं। उनको लग रहा है कि अगर हमारा नंदिनी बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये ऐसे मुद्दे, हम रोजगार की बात कर रहे हैं आप, हम कहाँ जाएंगे। हम हमारी शिक्षण संस्थाओं में अगर शिक्षा इतनी महंगी होती चली जाएगी तो हमारे लोग कैसे पढ़ेंगे। अगर ये उन लोगों के सामने मुद्दा है कि हमारा जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन है और बदले में केंद्र की सरकार हमको इतना कम पैसा देती है तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि अन्य बीजेपी शासित राज्यों में के साथ बेहतर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो बीजेपी के साथ इतने मुद्दे लोगों ने के सामने खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने कि बीजेपी उनका जवाब नहीं दे पा रही। उन्हीं बातों को अगर आप चुनाव तक लेके अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से जो एक माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 67% जनता अगर कह रही है कि हम मोदी सरकार को दोबारा नहीं चाहते हैं, तो ये सामान्य बात थोड़े है। तो क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए थोड़े अगर लोगों के मन में भावना बनी हुई है कि आपने बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लोगों को इसलिए थोड़ा भावना बनी हुई है कि आपने अन्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने डिलीवर नहीं किया, आप जो वादे करके आप आए थे सरकार में, जिस तरह शीट करके आप उस पर खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए लोग इनके खिलाफ हैं। और चूंकि एक अच्छा गवर्नेंस सिद्धारमैया ने दिया है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि साहब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो उन मुद्दों को लेकर चलने की बात थी, लेकिन बावजूद इसके मेरा मानना कि सर कांग्रेस बचती तो अच्छा है, बावजूद इसके एक जो भाजपा विरोधी माहौल कर्नाटक में है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से डायलूट होने जा रहा है। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। उमापति जी, एक सिंपल सीधा सवाल, अब जबकि एक सप्ताह का मात्र समय बचा हुआ है चुनाव में, आज 2 तारीख बीत रही है, 10 तारीख को चुनाव है, 8 दिन का समय है, आज की तारीख में एज किसको दे रहे हैं आप? एज अभी भी कांग्रेस के साथ एज है, लेकिन मेरा एतराज इतना ही था कि उसका आवश्यकता नहीं था। इतने सारे दिन संयम बना के जो रखा था कांग्रेस ने, स्थानीय मुद्दे पे कंसंट्रेट करके उस संयम को तोड़ने का कोई जरूरत नहीं था। अगर एक नो बॉल दिया तो ठीक है, लेकिन बार बार नो बॉल देंगे वो आप अपने कांग्रेस के लिए घातक हो जाएगा और ये सही नहीं। अभी एज कांग्रेस के साथ है, लेकिन ये गलती को दोहराना नहीं चाहिए कांग्रेस। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं उमापति जी, क्योंकि कांग्रेस के साथ एज है अभी भी, जबकि मात्र 8 दिनों का वक्त बचा है चुनाव में और बहुत पैसे खर्च होते हैं आगे ले जाती है, जैसा सुनील शुक्ला भी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस अपने आप को बचा के आगे ले जाती है, जैसा सुनील शुक्ला कह रहे थे, राहुल गांधी नहीं कहीं भी हिंडनबर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अदानी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे तमाम मसलों की बात नहीं कर रहे हैं, रफाल की बात नहीं हो रही है, लेकिन बात स्थानीय मुद्दों की बीजेपी के सामने रखते रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग। लेकिन आखिर क्या कारण है कि आप फिर भटक रहे हैं? भटकिए मत और आगे बढ़िए, तभी शायद जो एज है उस पर आप, और खासकर 100 का जो टारगेट है उसको पूरा करना है तो आपको बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ना होगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उमापति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वामी जी आपको, मीनू जी आपको, सुनील शुक्ला जी, हमारे साथी इधर प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पाचपोर जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट आज आप जानते हैं मैं आउटडोर हूँ, कमेंट नहीं ले पाऊँगा, लेकिन बंगलुरु से यानी कर्नाटक की राजधानी से आप लोगों को हम पल पल की रिपोर्ट, उसके अलावा यहाँ